साथियों नमस्कार। आज डेट है 25 जुलाई 2025 ईस्वी और आज के करंट अफेयर्स करने से पहले कल के करंट अफेयर्स का कुछ सवाल जिसे आपको कमेंट करके बताना है। तो कल करंट अफेयर्स में था न्यूज में कोमेट क्या है और किसने इसे विकसित किया है। नमस्ते स्कीम किससे संबंधित है। नमस्ते स्कीम। तीसरा है COP29 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। आज का पहला करंट अफेयर्स है टाइफून ब्लॉक 4 क्या है। तुर्की का पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। टाइफून ब्लॉक 4 तुर्की का पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। भारतीय पीएम ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर गए हैं। तो ब्रिटेन में उन्होंने FTA साइन किया, ब्रिटेन और भारत का। तो भारत और ब्रिटेन दोनों के बीच FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यवहार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया गया, एक विजन डॉक्यूमेंट 2035। तो पूछा जाए डॉक्यूमेंट 2035 किन दो देशों के बीच एक साझी विजन है, तो ये इंडिया और ब्रिटेन के बीच है। इसमें अगले 10 वर्ष में यानी 2035 में इंडिया और ब्रिटेन के रिश्तों में जो द्विपक्षीय संबंध है, बायलैटरल रिलेशन, उसको और मजबूत किया जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है। जैसे ये इंडिया है और ये ब्रिटेन है, तो इंडिया से जो सामान ब्रिटेन में जा रहा है वो मुक्त तरीके से जाएगा, उसमें कोई बैन वगैरह नहीं होगा। जैसे होता है कि आयात शुल्क बढ़ा दिया जाता है, जिसको टैरिफ बोलते हैं, वो कम किया जाएगा यथासंभव। जो कोटा सिस्टम होता है कि भारत इतना ही सामान ब्रिटेन भेजेगा, तो उसको भी घटाया जाएगा, तो उस पर भी मतलब कंट्रोल हटाया जाएगा सरकार का। तो यही होता है मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि दो देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता का अर्थ कि दोनों देशों के बीच जो आयात निर्यात है वो इंडिपेंडेंटली मुक्त रूप से हो सके, उसमें कोई जो अड़चन होता है, बाधाएं, जैसे टैरिफ हो गया, कोटा हो गया, वो सब नहीं लगाया जाए। तो इससे क्या होगा, भारत में कार, शराब, मेडिकल टूल्स, अंतरिक्ष यान के पार्ट्स, चॉकलेट और कॉस्मेटिक्स के सामान सस्ते हो सकते हैं। और ब्रिटेन में टेक्सटाइल जो परिधान वगैरह, वस्त्र परिधान, लेदर और फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, खिलौने, दवा, प्रोसेस्ड फूड सस्ते होंगे। भारत के लिए ब्रिटेन एक बाज़ार हो गया और ब्रिटेन के लिए भारत एक बाज़ार हो गया, तो दोनों का बाज़ार तक पहुंच आसानी से हो सकेगा इसमें। इससे भारत के उद्योग सेक्टर मजबूत होगा, जैसे टेक्सटाइल हो गया, प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री हो गया। प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री यदि मजबूत होता है तो किसानों को उसमें फ़ायदा होगा। अगला है गोरबी। गोरबी सोलर प्रोजेक्ट कहाँ है, तो ये भारत के राजस्थान में इस्टेब्लिश किया गया है, राजस्थान के बीकानेर जिला में। और इसका उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया। इसके द्वारा 435 मेगावाट का सोलर पावर प्रोड्यूस किया जाएगा। अगला है पाइका विद्रोह। NCERT ने अपने किताब 8वीं की किताब से पाइका विद्रोह को हटा दिया, जिसके कारण उड़ीसा में विवाद उत्पन्न हो गया। तो फिर NCERT ने कहा कि पार्ट 2 जो आएगा 8वीं क्लास का, उसमें इसको शामिल किया जाएगा। तो NCERT जो अपनी किताब है उसमें कुछ संशोधन कर रही है। जो स्वतंत्रता सेनानी को अधिक मतलब उनका स्थान मिलना चाहिए पुस्तकों में, इतिहास में, वो नहीं दिया गया, उसको ऐड किया गया है। और मतलब एक रिवाइज्ड रूप से ये बुक NCERT बुक तैयार किया जा रहा है। तो पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, उड़ीसा के ट्राइबल ग्रुप्स किसानों के द्वारा। कहाँ, उड़ीसा में। तो पाइका विद्रोह कहाँ देखने को मिलता है, उड़ीसा में। और ये अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह था। इसके जो नेता हैं, पाइका विद्रोह के नेता थे बक्सी जगबंधु। तो बक्सी जगबंधु पाइका विद्रोह के नेता थे, 1817 में हुआ था। बक्सी जगबंधु खुदरा के राजा के सेनापति या बक्सी थे खुदरा। इस रिवेलियन का जो मुख्य कारण था, अंग्रेज जमीन हड़प रहे थे आदिवासी और किसानों का, हाई टैक्स रेट था, संस्कृति पर प्रहार था,
साल्ट मोनोपोली था, नमक में एकाधिकार अंग्रेज़ों का, तो ये सब कारण था। आर्थिक शोषण किया जा रहा था उड़ीसा के ट्राइबल ग्रुप्स, जनजातीय समूह का, और साथ ही साथ किसानों का। अगला है राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 की कुछ बातें। तो ये 2002 में पहला आया था कोऑपरेटिव पॉलिसी, उसको फिर अमेंड वगैरह करके नया आया अभी 2025 में, जिसका उद्देश्य जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको मॉडर्नाइज करना, उसको स्ट्रेंथन मजबूत करना। इसमें अलग अलग आयाम को जोड़ा जाएगा, जैसे कोऑपरेटिव टैक्सी, कोऑपरेटिव टूरिज्म, कोऑपरेटिव ग्रीन एनर्जी वगैरह वगैरह। इसका उद्देश्य है कि जीडीपी, कोऑपरेटिव सेक्टर का जीडीपी में 3 गुना बढ़ाना, जितना भी योगदान है उससे 3 गुना करना 2034 तक। तो ये प्लान है। 50 करोड़, कितना, 50 करोड़ मेंबर को सक्रिय सहकारी भागीदारी में सुनिश्चित करना, 50 करोड़। फरवरी 2026 तक 2 लाख पैक्स की स्थापना करना। फरवरी 2026 तक कितने लाख, 2 लाख पैक्स की स्थापना करने के बाद सहकारी नीति में 2025 में किया गया। अगला एक और है राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025। इसमें कुछ बातें जैसे कि 90% 5G रोल आउट करना, 2030 तक 90% लोगों के पास 5G होगा, रोल आउट करना। दूसरा बात है इसमें 10 लाख नई नौकरियां प्रदान करना, दूरसंचार क्षेत्र में 10 लाख। तीसरी बात है कि 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करना पर एनम, यानी कि वार्षिक रूप से टेलीकॉम सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपये का। भारत गैर जीवाश्म स्रोत नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब कि जैसे कि जल से जो जीवाश्म ईंधन है उसके अलावा जो सोर्सेस है एनर्जी का, जैसे जल है, सोलर है, विंड है वगैरह वगैरह। तो भारत गैर जीवाश्म ईंधन से 50% का जो टारगेट था 2030 में पेरिस एग्रीमेंट में किया गया था, कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, उसमें कहा गया था कि 2030 तक भारत 50% जो एनर्जी सप्लाई डिमांड है उसको पूर्ति गैर जीवाश्म ईंधन से करेगा। लेकिन ये टारगेट 2025 में ही पूरा हो गया, 5 साल पहले ही। तो एक ये न्यूज़ है। 2030 के पेरिस एग्रीमेंट में भारत के 3 वायदे थे कि 2030 तक 50% रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल से प्राप्त करना है। दूसरा कहा गया था भारत की तरफ से कि 2005 का जो लेवल है एमिशन, उससे 45% कार्बन एमिशन कम करेंगे, तो वो भी लगभग पूरा होने वाला है और 2023 तक पूरा हो जाएगा। तीसरा कहा गया था कि कार्बन जो सिंक है 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन को अवशोषित किया जाएगा फॉरेस्ट कवर के द्वारा, यानी जंगलों के द्वारा। तो ये भी अचीव होने वाला ही है। तो ये भारत की जो जलवायु परिवर्तन में किए गए वायदे हैं उसको पूर्ति को दिखाता है। भारत का जो एनर्जी जो सप्लाई है अभी 482.82 गीगावाट में से 242.78 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से प्राप्त हो रहा है। तो ये 50% से लगभग थोड़ा बहुत अधिक है। अगला है क्रिटिकल मिनरल क्या होता है, दुर्लभ खनिज। क्रिटिकल मिनरल वैसे खनिज जिसका इस्तेमाल जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे क्लीन एनर्जी में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल की बैटरी बनाने में, जैसे ईवी होता है, ई व्हीकल, उसके बैटरी बनाने में लिथियम वगैरह का यूज होता है, तो लिथियम क्रिटिकल मिनरल है। क्लीन एनर्जी के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए जो प्रोड्यूस होता है, जैसे कि सेमीकंडक्टर ज़रूरत होता है, सिलिकॉन ज़रूरत होता है, सोलर पैनल्स में जो यूज होता है, तो ये सब क्रिटिकल मिनरल आते हैं। क्रिटिकल दुर्लभ खनिज वैसे खनिज हैं जिसका डिमांड अभी का जो टेक्नोलॉजिकल युग है उसमें अधिक है, और साथ ही साथ क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्रिटिकल मिनरल ये नहीं है कि ये पृथ्वी पर दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं है, इनका मात्रा जो है पृथ्वी के अंदर वो सफिशिएंट है, बट उसका एक्सप्लोर करना वो बड़ा मुश्किल काम, इसलिए इसे क्रिटिकल मिनरल कहा जाता है। क्रिटिकल मिनरल में जो रेयर अर्थ मेटल शामिल हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट जिसको बोलते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। आवर्त सारणी में टोटल जो है 17 दुर्लभ मृदा तत्व। ये पीटी फैक्ट है कि पूछा जाए कि टोटल कुल कितने दुर्लभ मृदा तत्व हैं, 17। तो 17 में 15 लेंथेनाइड है और एक है स्कैंडियम और एक है यट्रियम, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, लिथियम है क्रिटिकल मिनरल, कोबाल्ट है, निकेल है, ग्रेफाइट है क्रिटिकल मिनरल,
और सिलिकॉन है क्रिटिकल मिनरल। तो ये सब पूछा जा सकता है क्रिटिकल मिनरल के बारे में। भारत सरकार ने 30 क्रिटिकल मिनरल को रिकॉग्नाइज किया जिसका यूज एडवांस टेक्नोलॉजी में, जैसे कि क्लीन एनर्जी प्राप्त करने के लिए सोलर प्लेट में, ईवी के बैटरी में, टेलीकॉम में किया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा 30 क्रिटिकल मिनरल को रिकॉग्नाइज किया गया है। भारत सरकार के द्वारा ही नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM 2025 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है भारत में जहां भी क्रिटिकल मिनरल मिलते हैं उसको एक्सप्लोर करना, उसका माइनिंग करना और अदर देशों से आयात करना कम कीमत पर, लाभकारी दर पर। चाइना की बात करें तो चाइना इसमें लीड करता है क्रिटिकल मिनरल में, और इसलिए ये क्रिटिकल मिनरल को वेपन के रूप में, हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। जिन देशों के साथ चाइना का अच्छा संबंध नहीं है उसको वो हाई रेट पर देता है। भारत का लक्ष्य है कब तक भारतीय स्पेस स्टेशन या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना। तो 2035 तक भारत का लक्ष्य है कि भारत का एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। दूसरा है कि भारत का लक्ष्य है 2040 तक मून लैंडिंग, इंडियन मून लैंडिंग करना चंद्रमा पर। तो ये दोनों टारगेट याद रखना है। भारत ने अभी HLV Mark 3 लॉन्च किया। ये क्या है? HLV Mark 3 भारत का पहला ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल है। पूछा जाए भारत का पहला ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन दे देगा HLMV M2, HLMV M3, HLV M4। तो M3 है भारत का पहला ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। ये इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। इससे क्या बेनिफिट होगा? जो इंडियन गगनयान मिशन के लिए जो एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा तो उसमें ये कारगर होगा। भारतीय स्पेस स्टेशन विकसित करने में ये इसका अहम योगदान होगा। भारत ने एक और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है E20 का। E20 मतलब इसे एथेनॉल ब्लेंडिंग 20%, जिसका लक्ष्य था 2030 तक, और ये भी 5 साल पहले 2025 में ही पूरा कर लिया है। भारत ने E20 का लक्ष्य 2025 में पूरा कर लिया है, 5 साल पहले ही। एथेनॉल ब्लेंडिंग या E20 स्कीम या पहल क्या है? इसका उद्देश्य था कि जो पेट्रोल है, जैसे मान लीजिए 100 लीटर पेट्रोल है तो इसमें ओरिजिनली 100 लीटर पेट्रोल नहीं होगा, उसमें 80 लीटर पेट्रोल होगा और प्लस 20 लीटर एथेनॉल होगा, क्योंकि एथेनॉल का भी यूज एज ए बायोफ्यूल किया जाता है ईंधन के रूप में। तो इससे फ़ायदा क्या होगा इंडिया को? भारत को फ़ायदा यही होगा जो निर्यात करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है अदर कंट्री से पेट्रोल वगैरह, तो उसमें कमी आएगी क्योंकि एथेनॉल तो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है। एमिशन कम होगा, कार्बन एमिशन। जो ग्लासगो समिट COP26 में भारत का वायदा था कि 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन किया जाएगा, तो उसमें अचीवमेंट प्राप्त करने में ये योगदान होगा। तीसरा, लोगों का जो पेट्रोल की कीमत कम होगी एथेनॉल मिलाने से, तो ये उनका मतलब लोगों का खर्चा घटेगा। दूसरा, जो भारत का फॉरेन रिजर्व है वो बचा रहेगा अन्य कामों के लिए, तो ये सब इसमें कुछ योगदान है। जो किसानों के प्रोडक्ट हैं वो भी बिकेंगे एथेनॉल के प्रोड्यूस करने, जैसे खराब अनाज हो गया, गन्ना हो गया, अदर जितने भी चीज़ें, बांस वगैरह से भी बनाया जाता है एथेनॉल, बैम्बू से, सेलुलोज से, तो किसानों को भी बेनिफिट होगा। तो ब्रिटेन की यात्रा किए PM मोदी। तो ब्रिटेन UK में आता है। यूनाइटेड किंगडम क्या है? एक सोवरेन संप्रभु आइलैंड नेशन है, द्वीपीय राष्ट्र है जिसमें 4 देश आते हैं, 4 कंट्री। एक इंग्लैंड आता है, एक वेल्स आता है, और एक स्कॉटलैंड आता है, और एक नॉर्थ आइलैंड का उत्तरी भाग नॉर्थ आयरलैंड आता है। और यूनाइटेड किंगडम का केवल एक ही लैंड बॉर्डर देश से, मतलब भूमि साझा वाला देश है जो आयरलैंड है, बाकी सब है मेराइन नेबरिंग कंट्री, यानी जल से सीमा साझा करती है। यूरोपीय यूनियन से बाहर आने वाला, एग्जिट करने वाला पहला देश क्या है? तो ये ब्रिटेन है। 2020 में ये बाहर हुआ था, तो ये PT फैक्ट है, और इसे बोलते हैं ब्रेग्जिट। इनकी ब्रिटेन एग्जिट हो गया किससे? यूरोपीय यूनियन से। यूरोपीय यूनियन में एक लगभग 27-28 देशों का एक समूह है जो एक आर्थिक मतलब समूह के रूप में काम करती है, ग्लोबल ट्रेड करती है, तो उससे बाहर आ गया था ब्रिटेन 2020 में। यूनाइटेड किंगडम का उच्च चोटी पूछा जाए, हाईएस्ट पीक, तो बेन नेविस यूनाइटेड किंगडम की सबसे ऊंची चोटी जो स्कॉटलैंड में है। सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो सेवेरन
सेवेरन या सेवेरेन यूनाइटेड किंगडम की लॉन्गेस्ट रिवर है। थेम्स नदी, ये बहुत बार पूछा गया है थेम्स नदी के बारे में। तो थेम्स नदी को लंदन यूनाइटेड लाइफ लाइन ऑफ लंदन, लंदन की जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। और जो लंदन शहर है इंग्लैंड का, वो थेम्स नदी के किनारे ही बसा है। भारत का पहला सहकारी यूनिवर्सिटी कौन बनेगा, क्या नाम है उसका? त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। कहाँ पर? आनंद एक ज़िला है गुजरात में, तो गुजरात में ये बनाया जाएगा। भारत का पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय आनंद में, गुजरात में।